एक्टिव पैसिव देखेंगे। एक्टिव पैसिव का क्या मीनिंग होता है, आपको एक्टिव दिया हुआ होगा उसको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में पैसिव भी दिया हुआ और एक्टिव में चेंज करने के लिए पूछा जाए आपसे, हालांकि इतना लेवल आएगा नहीं आपके, वो कंपटीशन में आ जाता है कभी कभी। तो आपको कोई भी सेंटेंस होगा वो एक्टिव के अंदर दिया हुआ होगा और उसको पैसिव के अंदर चेंज करना है। देखिए इसका हिंदी मीनिंग अगर जानेंगे ना तो एक्टिव का मतलब आपको पता है एक्टिव होना मतलब सक्रिय होना। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मली देखा जाएगा इसका अर्थ होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। एक्टिव का मतलब सक्रिय होना, तो सक्रिय को निष्क्रिय में बदलना है। मतलब सक्रिय कब होंगे हम, जब हम खुद काम करेंगे, मतलब जहां पे कर्ता अर्थात सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस हो, जहां पे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस हो, किसका इंपॉर्टेंस हो, इंपॉर्टेंस हो, उसको क्या बोला जाता है, एक्टिव। क्या बोला जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो या नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है क्या। जैसे मैं आपको एक एक्टिव के अंदर एक सेंटेंस बोल के दिखाता हूँ जिसमें बोल रहा हूँ कि हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ बनाएंगे, ठीक है क्या। हम सब मिलकर भारत को क्या बनाएंगे, स्वच्छ। अब ये सक्रिय है कि हम हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। मैं बोलूँ कि भारत को स्वच्छ बनाया जाएगा, ठीक है क्या, भारत को स्वच्छ बनाया जाएगा। अब इसमें कौन बनाएगा वो मतलब ये हाँ लेंगे, अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, भारत को हमारे द्वारा स्वच्छ बनाया जाएगा, भारत को हमारे द्वारा स्वच्छ बनाया जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये भी निष्क्रिय फॉर्म में ही होगा। अब हम देखेंगे करने का मतलब, एक्टिव में सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस होता है जबकि पैसिव में सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। सब्जेक्ट का होना आवश्यक नहीं है, यानी सब्जेक्ट हो भी तो भी ठीक, नहीं भी हो तो भी ठीक, ठीक है क्या। यानी यहाँ पे जो मेन रहता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेन हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ये मेन हो जाता है, ठीक है। अब नॉर्मली आपको देखना है कि आपको कैसे कैसे चेंज करना है। इसमें देखो टेंस का डिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का जो एक्टिव फॉर्म होगी उसको पैसिव में कैसे चेंज किया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल। थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। टेंस के अकॉर्डिंग इसकी पहचान ता है, ई है, ते है होती है, ठीक है। ता है, ती है, ते है। तो इंग्लिश में अगर पहचान की बात की जाएगी तो डूडा जाएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगा, ठीक है। भाई ता है, ती है, ते है, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। मान लो जो हिंदी नहीं जानते उनके लिए क्या पहचान होगी, उनके लिए पहचान होगी डूडज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ठीक है। एस एस कब आती है वो आपको बताया, वही फॉर्मूला भी बताया आपको। जो नॉर्मल इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वगैरह जो आएगा वो, ठीक। ये तो है इसकी पैसिव फॉर्म। ये से इस फॉर्म में आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन और उसको आपको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, क्या होगी इसकी इंग्लिश, राम राइट्स अ लेटर, ठीक है। राम भाई राइट आ गया, लिखने को क्या बोला जाता है, राइट। राम सिंगुलर है इसलिए एस लग जाएगा या ईएस लग जाएगा, ई पहले से तो एस लग जाएगा, राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब इसको कैसे बनाया जाएगा, देखिए इसके मेन 5 रूल है एक्टिव पैसिव के, आपको याद रखना है। जो पहला क्या है, आपको पहला है जहां सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिख दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख दो। यानी कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, समझ में आ गया। फिर ऑब्जेक्ट आने के बाद में, ऑब्जेक्ट आने के बाद में आपको जो वर्ब की फॉर्म होगी वो थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। हमेशा पैसिव को कैसे पहचाना जाएगा, पैसिव को पहचानने का तरीका है कि उसमें चाहे इज हो, एम हो, आर हो, वॉज, वर कुछ भी हो, हमेशा वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की क्या होगी। तो
इसमें दूसरा सिग्निफिकेंस होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। वर्ब की क्या होगी? और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? और बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाया जाएगा। बाई लगाने के बाद क्या लगाया जाएगा? अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आएगी, वो आपको याद रखना पड़ेगा। केवल ये हेल्पिंग वर्ब याद रखना है आपको, केवल हेल्पिंग वर्ब याद रखना, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। तो पहला ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो हमको याद रखनी पड़ेगी, तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म के 30 नंबर पे आ रहा है ना, तो थर्ड का मतलब थर्ड फॉर्म, और इसका मतलब टाटा टाटा करा था बाय बाय, तो 4 को क्या कर दोगे आप? बाय, और 5 का मतलब क्या लिख देना आपको? सब्जेक्ट लिख देना। क्या लिख देना है? ये इसका फॉर्म हो गया। अब मान लो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसको आप कैसे चेंज करोगे? तो देखिए हेल्पिंग वर्ब का आपको तरीका इतना ध्यान रखना है। अगर मैं सिंपल की बात करूं ना, तो उनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी ना, वो आ जाएगी उसके जस्ट अगले वाले टेंस की। अगला वाला टेंस क्या होता है भाई? जैसे प्रेजेंट सिंपल के अगले वाला टेंस कौन सा है? कौन सा है? और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो कुछ ही नहीं करना, अगर आपको बात की जाए इसके अंदर, तो इसके अंदर फॉर्मूला बन जाएगा। मैं इसका बना रहा हूं, बाकी का अब आप बनाओगे, ठीक है? तो कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, ठीक है? इस तरीके का बन जाएगा। क्लियर है? अब मैं बता दिया आपको हेल्पिंग वर्ब भी अब याद रखने की नहीं रहेगी जरूरत। कैसे? जितने भी सिंपल वाले सेंटेंस है, जितने भी सिंपल वाले जो सेंटेंस रहेंगे, उनमें आपको क्या करना है? उनमें क्या करना है आपको? उसके जस्ट अगले वाले सेंटेंस लिख देनी है। मतलब सब में प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, अगर पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, अगर फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। याद हो गया ये? अब आपको हेल्पिंग वर्ब याद होगी तो आप आराम से कर लोगे। अब बात किया जाएगा, लेकिन आप बोलोगे सर अगर मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही हो तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? अगर कोई भी कंटिन्यूअस है, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, कोई सा भी क्या हो? कंटिन्यूअस हो, तो उसके अंदर उसकी ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस साथ में बीइंग ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? समझ में आ गया? आ गया समझ में? क्या? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इजेमार होती है, तो वहां पर तो इजेमार नहीं लगाया, मतलब इजेमार तो वैसे भी लगा रहे अपन, तो वहां पे इजेमार तो लगेगा ही, इजेमार के साथ में एक क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? समझ में आ गया आपको? अब ऐसे ही परफेक्ट में क्या करना है आपको? देखो सिंपल में क्या किया? अगले वाले में चेंज कर दिया कि कंटिन्यूअस में कर दिया। ऐसे ही परफेक्ट को किसमें चेंज कर देना है? उसके अगले वाले में, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे हैज हैव आ गया, तो आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है? हैज हैव बीन, हैज हैव बीन। समझ में आ गया? अब देखिए हम इसको चेंज करते हैं। आप मुझे बताइए, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो आप ऑब्जेक्ट को पहले लिखोगे तो क्या आएगा? अ लेटर, अ लेटर। अब देखिए जो इजेमार आएगा वो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, न कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आएगा? इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, न कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए अ लेटर, अब लेटर तो एक ही है सिंगुलर, तो उसके साथ क्या आएगा? इज, तो अ लेटर इज। अब राइट की थर्ड फॉर्म जानते ही हो क्या होती है? रिटर्न। तो अ लेटर इज रिटर्न बाय राम। समझ में आ गया ये? आप आ गया क्या? अ लेटर इज रिटन बाय राम। अब थोड़ा सा आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जब सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे ना, तो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर लिखा जाएगा। जैसे नेम है तो नेम का तो नेम ही लिखा जाएगा भाई, कोई नेम है तो भी ऑब्जेक्ट में वो तो नाम ही रहेगा। मैं बोल रहा हूं जैसे कि मेरे द्वारा, मतलब मैंने बोल दिया कि मैं कोई काम करता हूं, तो यहाँ पे तो मैं है, मान लो इसको ऑब्जेक्ट में लिखोगे तो आई का मी लिख सकते हो आप, वहां पे क्या लिख सकते हो? लेकिन मेरा जो नाम राहुल है, तो राहुल का तो राहुल ही लिखोगे ना, वहां पे तो ना चेंज होगा। तो नेम का आपका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो नेम ही होगा। क्या होगा? नेम ही होगा। जबकि बात की जाए, मान लो आपके पास आ जाए ही आ जाए या सी आ जाए, तो इसका क्या होगा? हिम और हर, हिम और हर। क्लियर है? अगर मान लो आई आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर वी आ जाए तो
अस हो जाएगा। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, वी आ जाए तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो दे आ जाए तो दे आ जाए तो देम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हम इसका बहुत कम यूज करेंगे थोड़ा सा, तो इस तरीके से आपको चेंज कर देना है, क्लियर है। जैसे मान लो ये कुछ इस तरीके का आ जाता, जैसे वी रीड द लेसन, ये वी रीड द लेसन, कि हम लेसन यानी पाठ पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें बताइए क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट बताइए क्या है, वी, ऑब्जेक्ट क्या है, द लेसन। तो द लेसन को आप आगे लिखोगे, क्या लिखोगे, द लेसन। अब लेसन एक ही होगा अधिकतर, ठीक है, हालांकि लेसन ज्यादा भी हो सकता है लेकिन एक ही होगा यहाँ पे, ठीक है। द लेसन इज रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है और थर्ड फॉर्म रीड होती है, हालांकि स्पेलिंग इनकी सेम रहेगी, बस सेकंड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो द लेसन इज रीड बाय अस, ये समझ में आएगा, देखो अस हो गया। अब आप लोग सर वी क्यों नहीं आया, क्योंकि वी को किसमें, वी जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वो अस में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, मतलब आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर आप ये याद रख रखे हो तो आप आराम से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, समझ में आ गया। तो प्रेजेंट सिंपल का आ गया क्या आपको, ऐसे ही पास्ट सिंपल का हो जाएगा, ऐसे किसका हो जाएगा, पास्ट सिंपल का। तो मैं ज्यादा डीपली कराता नहीं हूँ, आप ही को बता देता हूँ, पास्ट सिंपल में आप आराम से कर लोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे, मेनली डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं, ठीक है, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट वाले, इस तरीके के ज्यादा बनेंगे आपके, ठीक है। अब देखिए जैसे प्रेजेंट सिंपल में किया वैसे ही वहां कर देना है, वैसे क्या कर देना है वहां। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, मतलब पास्ट सिंपल की बात की जाएगी, पास्ट सिंपल की बात की जाएगी, अगर किसकी बात की जाएगी, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे छोटा फॉर्मूला होता है इसका, होता है क्या। अगर इसको पेसिव में चेंज किया जाएगा तो क्या करोगे आप, ऑब्जेक्ट को पहले, मतलब इसकी ये तो है एक्टिव फॉर्म, अगर बात की जाएगी पेसिव फॉर्म की तो उसकी पेसिव फॉर्म क्या होगी, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। अब बात की जाएगी सर हेल्पिंग वर्ब याद नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया था, जस्ट उसके आगे वाली लिख देनी है, आगे वाली क्या होती है, वाज वर। अगर टेंस के फॉर्मूले याद है तो आप आराम से कर पाओगे, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या जाएगा, वाज और वर। और अभी मैंने बताया था हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, थर्ड फॉर्म, कौन सी आएगी, प्लस थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक। हालांकि इसको ऐसे लिखेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, एज इट इज सब्जेक्ट नहीं लिख देना आप, ठीक है। मान लो सेम होता है यही, जैसे मान लो ये है राम पत्र, राम ने पत्र लिखा, ठीक है यार। अब इसी बात मान लो ऐसे कर रहे हो, जैसे राम रोट अ लेटर। अब इसको कौन बनाएगा, देखिए बताओ कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है, तो सबसे पहले आगे क्या आ जाएगा, अ लेटर, अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। समझ में आ गया क्या ये, तो ऐसे इसका कर लोगे क्या, ऐसे ही फ्यूचर सिंपल का भी हो जाएगा। फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो वहां पे भी एज इट इज ही चलेगा, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या कर दूं, तो देखिए मान लो हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर की, ठीक है, सिंपल, और ये कहीं के मान लो ये ऐसे लिखा हुआ रहे तो ये क्या है बताओ, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका छोले के साथ देखा है क्या, क्या होता है, तो फटूरे मत बोल देना तुम, ठीक है क्या। तो ये क्या है फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या? अब जैसे आप बोलते हो कि मैं सूत्र याद करूंगा, मैं सूत्र याद करूंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई। अब आई के साथ विल आएगा या सेल आएगा? सेल आएगा। हालांकि आप मॉडल में करोगे तो जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, तो कुछ भी लिख दोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे क्या आएगा? सेल। आई और वी के साथ क्या आएगा? सेल। तो आई सेल लर्न फॉर्मूला। आई से लर्न फॉर्मूला, ये हो गया। अब देखिए इसको आपको करने के लिए दे रहा हूं मैं, कैसे करोगे आप मुझे बताइए। ये क्या है? सब्जेक्ट है, तो आई का तो इधर क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा क्या? हो जाएगा। और इधर ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या? इधर क्या आ जाएगा? फॉर्मूला लिख सकते हो ना क्या? फॉर्मूला। और यहाँ पे अब क्या आएगा वो आपको करके लेके आना है। आपको पता होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ड क्या होती है? विल सेल प्लस बी। तो यहाँ पे बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी लर्न की थर्ड फॉर्म लगा के आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये सिंपल वाला कंप्लीटेड हुआ है। अब हम करेंगे कंटिन्यूअस वाला। समझ में आ गया ये? तो लिख लो।